इस वीडियो में यूपी टेट मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर संख्या और संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, दशमलव एवं भिन्न और सिंप्लीफिकेशन, इन 4 चैप्टर का कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में ताकि अच्छे अंक लेकर आएँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो यह पढ़ाने का तरीका होगा, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, फिर प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले समझते हैं संख्या ग्राफ क्या होता है, क्योंकि अगर संख्या ग्राफ ही नहीं पता रहेगा तो आगे क्वेश्चन आप लगा ही नहीं पाएंगे। तो संख्या ग्राफ समझना सबसे पहले बनता है। तो देखिए संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। हम यहाँ पर दशमलव नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसका जो वर्ग होता है हमेशा धनात्मक होता है। जैसे ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, जब 2 का वर्ग करेंगे तो हमसे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 2 हमारे पास वास्तविक संख्या है। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसका वर्ग हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो याद रखिएगा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या की परिभाषा और क्या होता है। इस प्रकार से काल्पनिक संख्या के रूप में उदाहरण याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये सभी क्या है, ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग मिश्रित संख्या बोलते हैं। मिश्रित संख्या में जो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जाता है और a वाला जो पार्ट होता है वास्तविक संख्या होता है और इधर जो b वाला पार्ट होता है आयोटा b प्लस के राइट में उसे काल्पनिक भाग बोलते हैं। कक्षा 11 में एक चैप्टर था समित संख्या। अगर कक्षा 11 में आप मैथ पढ़े होंगे तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे, अंततः समझने में प्रॉब्लम होगी। इसे समझना भी नहीं है, इतना डिटेल पूछेगा भी नहीं। तो याद रखिएगा कि संख्याएं 2 प्रकार होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, पहला है परिमेय संख्याएं, दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, इसे हम 2 रूपों में बांटते हैं, पहला तो परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया। और एक तरीका यह है कि यदि वास्तविक संख्या है दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यदि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत होगा। ठीक, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो वह परिमेय संख्या होगा। अगर अशांत है लेकिन अपने मान को रिपीट कर रहा है, ठीक, यानी कि वो क्या है, आवर्ती है। अगर आवर्ती है तो भी परिमेय संख्या होगा। अगर अनावर्ती है तो उससे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या में जैसे हमारे पास पाई हो गया, √2 हो गया, ई हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आवर्ती है जैसे 1/3 है, 1/3 दशमलव प्रसार क्या होता है बताइए, 0.3333 अंदर चला जाता है, इसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है लेकिन आवर्ती है तो वह परिमेय संख्या हो जाएंगी। अगर अशांत है और दशमलव प्रसार अनावर्ती है तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है पूर्णांक संख्या, दूसरा है भिन्न। भिन्न को भी कई भागों में बांटा गया है, कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हमारे पास उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सभी क्या है,
भिन्न के प्रकार हैं। और जो देखिए क्वेश्चन आता है कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बारे में बता देते हैं, हालांकि कोई बताता नहीं है। हमारा क्वेश्चन है भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है। देखिए भिन्न और परिमेय संख्या दोनों को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। इससे भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। परंतु यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जब भिन्न होता है ना, इसमें जो P और Q होता है, P और Q ये जो संबंधित होता है बिलोंग करता है पूर्ण संख्या होल नंबर से, ठीक है। जबकि यहाँ पर P और Q बिलोंग करता है इंटीजर से। इंटीजर को I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही अंतर होता है। यहाँ पर P और Q का स्थान पर 0 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। भिन्न में परिमेय संख्या में माइनस वाला भी दे सकते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार अनंत तक बढ़ता जाएगा। ओके, तो भिन्न और परिमेय संख्या के अंतर में समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं, 1/2 क्या है, 1/2 एक भिन्न है, परंतु यहीं पर अगर -1/2 है तो ये भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्याएं हैं। जो परिमेय संख्या का अंश है वह नेगेटिव में नहीं रहेगा। अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो अलग बात है, लेकिन तो नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर आपको समझ में आया होगा। और पूर्णांक संख्या को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है धनात्मक पूर्णांक, तीसरा है शून्य। तो ऋणात्मक पूर्णांक को हम Z- से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक को हम I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक को I नेगेटिव या Z- से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे -1 -2 -3। और जो पूर्णांक संख्या होता है ना, इसका हर हमेशा 1 होता है। जैसे कोई हम संख्या लेते हैं 5 लेते हैं, तो 5 के बट्टे में 1 ले सकते हैं। तो 5 एक पूर्णांक है, उसका हर हमेशा जो होता है 1 होता है। किसी संख्या में अगर हर में 1 लिखते हैं तो हमेशा हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो पूर्णांक संख्या का हर हमेशा 1 होता है, इसकी यही परिभाषा है। और इसके बाद धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ता जाएगा शून्य, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य। तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसके बारे में बताया, जिसे नेचुरल नंबर या कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर और शून्य को हम जोड़ लेंगे तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता जाएगा। और इस बात को ध्यान देना है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इसी में ही हम सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य यानी कि ऋण संख्याओं को देखते हैं। अब समझ लेते हैं इसके बारे में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 5 है, 5 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। कौन कौन से है? पहला वह स्वयं संख्या होता है, दूसरा 1 होता है, यानी कि 1 × 5। इसी प्रकार से 7 हो गया, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 × 7। 2 होता है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 1 × 2। तो अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, पहला 1, दूसरी स्वयं संख्या, इसे भी याद रखिएगा। यौगिक संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, एग्जाम्पल में बता देते हैं, जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी जो है भाज्य संख्याएं हैं, इसे यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग चले जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग करने पर शेषफल हमेशा 1 बचता हो, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब
समझ में आ गया होगा। यौगिक संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संख्या ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो संख्या ग्राफ अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कर सकते हैं, इससे पहले समझ लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, एक चार्ट बना है। इससे काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। सबसे अंदर जो होता है नेचुरल नंबर होता है, फिर इसमें 0 ऐड करते हैं तो होल नंबर बन जाता है। फिर इसमें -2, -3, -4 इस प्रकार से नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव चिन्ह ऐड कर देते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो इंटीजर बन जाता है। फिर इंटीजर जो रेशनल नंबर होता है इसके अंतर्गत इंटीजर आता है, इससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर यानी वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। फिर रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय संख्या आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर के अंतर्गत इंटीजर आता है, इंटीजर के अंतर्गत होल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, यानी इस प्रकार कह सकते हैं जो हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, ये सभी जो है वह क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया था। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें संख्या ग्राफ ही पता नहीं होता है, तो इस संख्या ग्राफ के द्वारा आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है संख्याओं के विविध प्रकार। तो मैंने सम संख्या विषम संख्या के बारे में बताया है, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग चले जाए उसे सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं जाए बल्कि एक शेष बच जाए तो उसे विषम संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया है। और त्रिविभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी 3 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, यानी कि सभाज्य संख्याएं हो, तो उससे हम लोग त्रिभाज्य संख्याएं बोल देते हैं। जैसे 8 है, 9 है, 25 है। इसका HCF ज्ञात करेंगे, क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग होता है सम होता है, और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, जैसे सम संख्या 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा जो कि सम है। 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा जो कि 9 विषम है। तो यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अब देखिए किसी दशमलव संख्या का दशमलव प्रसाद अगर शांत है या फिर अपरिमाण को या फिर अशांत है परंतु परिमाण के रिपीट कर रहा है, तो उससे हम कैसे परिमेय संख्या बदलेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75, 1/3 लिख सकते हैं, 11/3 लिख सकते हैं, 3.66 जो कि असीमित आवर्ती है। ठीक है, मतलब अशांत आवर्ती है। अब जैसे हमारे पास दिया गया है 0.x 0.xy, तो इन्हें p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो काफ़ी आसान है। तो हम 0 पॉइंट मान लेते हैं x है, तो इसे हमें परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिखना है। तो दशमलव बिंदु को हम हटा देते हैं, x हो जाएगा, और बट्टे में 1 लिखते हैं, और जितने अंक के बाद यानी कि दाएं से जितने अंक के बाद दाएं से जितना अंक रहता है उतना 0 लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर 2 है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इस प्रकार 26वां देख लीजिए, जो दिया गया है कि यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या 0x y के रूप में है तो p/q के रूप में बदल सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें ऊपर बार लिखा गया था, बार है, ये जो है अशांत है लेकिन अपने मान को रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना 0.3 ऊपर बार लगा देते हैं, वह ये जो होता है 1/3 के बराबर होता है। 1/3 क्या है, यह है अशांत परंतु आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। तो इसे p/q के रूप में कैसे बदलेंगे,
बस क्या करना है, आपको इस बार को हटा देना है। बार को हटाने के बाद उस संख्या को लिखना है और बटे में जितने अंक के बाद बार है उतना 9 लिख देना है, बस यही हमें करना है। और 27वां रूल क्या है, यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0 XY मतलब कि शुरुआत में कुछ ऐसे नंबर होंगे जो अपने मान को रिपीट नहीं कर रहे होंगे, तो उसको हम किस प्रकार से p बटे q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद संख्याएं रहेंगी उससे लिख लेंगे, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे यहाँ से घटा देंगे, और जो रिपीट फिर जितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा है जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतना 9 लिखेंगे, जितना रिपीट नहीं कर रहा उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए y रिपीट कर रहा है तो y एक ही है संख्या है, एक ही अंक है तो 9 लिख देंगे, और x रिपीट नहीं कर रहा तो 0 लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। XYZ जो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है उसे घटा देंगे संख्या में से, और जो संख्या संख्या यहाँ पर नहीं अंक रहेगा, जो अंक रिपीट नहीं कर रहा है उतना 9 लिख देंगे, जो नहीं रिपीट कर रहा है उतना 0 लगा देंगे। अंश और हर में देखना है क्या करना है, बस यहाँ पर जो संख्या घटाना है उतना ही जो अंक घटाना है, जितना अंक रहेगा उतना नीचे यहाँ पर 0 लगा देना है। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सवाल में दे दिया जाएगा या फिर जोड़ने के रह जाएगा 0.7 ऊपर बार प्लस 0.2 पावर बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 0.9 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसे लगाना पड़ेगा, हालांकि जब आएगा तो हम सोल्यूशन कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याओं के कुछ गुण देख लेते हैं। देखिए जो हमारे पास संख्या 1 है यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। संख्या 2 सबसे छोटी है, एकमात्र सम वो भी अभाज्य संख्या है। संख्या 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। संख्या 4 सबसे छोटी भाज्य तथा 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बोले तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 से 25 तक 9 भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्याएं हैं, 25 से 50 तक 6 हैं, 51 से 100 तक 10 भाज्य संख्याएं हैं, और टोटल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इस बताया गया है कि कितनी हमारे पास अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि भिन्नों का क्रम, ऑर्डर ऑफ नंबर। भिन्नों की तुलना कर उन्हें व्यवस्थित करने के 2 मुख्य क्रम होते हैं। पहला है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है अवरोही क्रम जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, आरोही तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा कक्षा 1-2 में, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। क्या उदाहरण जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आया होगा। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है परंतु ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो असेंडिंग में डिसेंडिंग कर देते हैं, डिसेंडिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा आ है, आरोही बोला, मुख खुल रहा है, तो इसे समझिएगा कि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, और यहाँ छोटा है तो हमें जो है घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इस ट्रिक से समझिए, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भाजकता के नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर आपको बताएंगे 2 से लेकर 20 तक यानी 20 तक विभाज्यता के नियम। हालांकि बहुत कम ही बुक में दिया रहेगा, ताकि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए। देखिए 2 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है,
सबसे पहले हम समझ लेते हैं 2 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, 16 से विभाज्यता के नियम। ठीक, यह विभाज्यता के नियम काफ़ी आसान है। 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या जो होती है वो 2 से विभाज्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इकाई अंक 0 है, इकाई अंक यहाँ 8 है, यहाँ पर 4 है, तो ये सभी 2 से विभाज्य है। 2 का टेबल तो आपके आ ही रहा है। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो वह संख्या पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से 16 विभाज्यता का नियम क्या है कि कितनी बड़ी संख्या दी हो परंतु अंतिम के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो होगी 16 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, परंतु याद रखना है कि 2, 4, 8, 16 विभाज्यता जांच करने के लिए वह संख्याएं हमेशा 2 से विभाज्य होगी, यानी कि वो संख्या सम होगी। नहीं देखना है कि संख्या की इकाई अंक 3 है तो यानी विषम है तो हम 16 विभाज्यता का नियम जांच रहे हैं तो जाएगा ही नहीं, इस बात को ध्यान देना है। तो मैंने जाना 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता के नियम। देखिए यहाँ पर 4 विभाज्यता के नियम में कहा गया है ना, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो होगी वह 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 2, 4, 8, 16 से विभाज्यता का नियम मैंने जान लिया है। अब जानते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। ओके, तो 3 से विभाज्यता के नियम, यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, किसी कोई संख्या दिया है और अंकों का योगफल करने पर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या जो होगी 3 से विभाज्य होगा। 3 से 9 से, यह याद रखिएगा, 3 से भी यही रूल पाता है, 9 से भी यही रूल है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यदि 9 से डिवाइड है, यदि अंकों के योगफल 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या जो होगा 5 से डिवाइड होगा। ठीक, अंतिम अंक 0 होगा या फिर 5 होगा। 6 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो तो संख्या जो होगी 6 से विभाज्य होगा जाएगा। ठीक है, तो 2 मतलब वो संख्या सम होना चाहिए, 3 मतलब कि अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम याद रखिएगा। देखिए कोई संख्या लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं 10 दिया है। ठीक है, हमें 10 से विभाज्यता का नियम जांचना है तो 10 से हम भाग करके देख लेंगे, या फिर एक तरीका है 10 का हम ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं जिससे विभाज्यता का नियम पता हो और उसका एचसीएफ जो होता है एचसीएफ 1 हो। जैसे 5 दूना 10, यानी कि 10 से विभाज्यता के नियम में आप कह सकते हैं कि वह संख्या 5 से डिवाइड है, यानी कि इकाई अंक 0 होगा या फिर 5 होगा। और 2 से विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं कि संख्या सम होना चाहिए। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि अंतिम के अंकों को 2 से गुणा करने पर संख्या में से घटाने पर संख्या जो होगी वह 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 16,807, हमें जांच करना है क्या यह दी गई संख्या है यह 7 से डिवाइड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इसमें इकाई का अंक रहेगा इसका 2 गुना बची संख्या घटा देंगे। घटाने के बाद फिर जांचेंगे क्या डिवाइड हो रहा है, फिर अगर संख्या बड़ी है, जांचने में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हम उसी प्रोसेस द्वारा आगे बढ़ेंगे और अंत में हमें पता चल जाएगा संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड 60 से विभाज्यता का नियम, परंतु याद रखिए किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद हमारा आता है 8 से विभाज्यता का नियम। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि अंतिम के 3 अंक जो होते हैं, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंक 8 से अगर विभाजित हैं तो दी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में मैंने बताया था कि 9 से संख्या तभी विभाजित होगी जब अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो जैसे हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल है से 47,691। अब अंकों को जोड़िए, क्या अंकों का योगफल 9 से डिवाइड है? तो देखिए यहाँ पर हमारा था 47,691। तो जोड़िए इस अंकों को, तो जोड़ने पर यहाँ पर 4, 7, 11, 6, 17, 17, 9, 26, 26, 27। तो 27 जो होता है वह 9 से विभाजित होता है, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो दी गई संख्या जो यह है 47,691, यह 9 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है 11 से विभाज्यता का नियम। हमें 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या में सम स्थानों के योगफल और विषम सम स्थानों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे में हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेते हैं 95 95,744 ले लेते हैं। अब देखिए सम स्थान विषम स्थान क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसे काउंट करते हैं 1 2, नंबर 2 पोजीशन पे है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो जहाँ पर सम संख्याएं हैं वह सम अंक हो जाएंगे, सम स्थान पर अंक हो जाएंगे। जहाँ विषम संख्या है वहाँ पर विषम स्थान के अंक हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सम स्थान क्या 4 है और 5 है, बाकी विषम स्थान पे है। तो सम स्थान को एक फल जोड़िए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और विषम स्थान के फल जोड़िए, यहाँ पर 9 होगा, विषम पर है, ये 7 विषम पर है, 4 विषम पर है। तो 7 4 11, 11 9, 11 9 20। तो 20 घटा दीजिए, 20 में से 9 घटा दीजिए, या 9 में से 20 घटाइए। 9 में से 20 घटाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा इसका हमें मॉडुलस लेना है, मतलब धनात्मक, हमेशा धनात्मक ही लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो यही बराबर में 11 आ जाएगा। तो 11 जो होगा, यह संख्या 11 जो 11 से विभाज्य है, यानी दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगा। अगर 0 आता है तो भी अगर 0 आता है सम स्थानों का, सम और विषम स्थानों का अंतर, तो भी वो संख्या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 में अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा वह 0 आता है, यानी कि भाग जाता है 0 बार। बस इस कॉन्सेप्ट पे याद रखिएगा। हम यहाँ पर 7 से 11 तक विभाज्यता के नियम जाने हैं, परंतु हम आप लोगों को 20 तक बताएंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल हो। तो देखिए हमारे पास अगला, तो 12 विभाज्यता का नियम हमसे कहता है कि यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 19,044, यह संख्या याचना है क्या? होना चाहिए, तो 44 4 से डिवाइड है,
अब 3 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि अंकों के योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए अंकों का योगफल, तो ये 10 हो गया, 18 हो गया और 3 छक 18 होता है। यानी पूरी संख्या जो होगी यह है 12 से विभाज्य है। समझ में आया होगा। अब 13 से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम ऐसा ही है जैसे कि हमारा 7 से विभाज्यता का नियम है। इसमें क्या है, इकाई के अंक का 4 गुना हम लोग जोड़ देते हैं। इसमें घटाते थे 2 गुना, इसमें 4 गुना जोड़ देते हैं। जैसे 143 है, हमें जांचना है क्या यह संख्या 13 से डिवाइड है। तो इकाई अंक जो है यहाँ पर 3 है। अब 3 का 4 गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा और इसमें जो 12 को हम जोड़ देंगे। बची हुई संख्या हमारे पास क्या है, 14, 14 में 12 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 4 दूनी 6 और 26, तो 13 से डिवाइड कीजिए, 13 दूना 26, यानी कि दी हुई संख्या भारी संख्या है। जैसे 7 हो गया, इसके बाद हमारे पास 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये 4 जो संख्याएं हैं इसी को ज़्यादा ध्यान में देना है। इसमें जो है इकाई के अंक का 2 गुना घटा देते हैं, इसमें इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ देते हैं बची हुई संख्या में। और 17 में क्या करते हैं, इसमें से इकाई के अंक का 5 गुना जो होता है घटा देते हैं। और 19 में क्या करते हैं, इकाई के अंक का 2 गुना जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 7, 13, 17, 19 की विभाज्यता के नियम जांचने के लिए हम इकाई अंक के सहारा लेते हैं। इसमें कुछ ट्रिक होते हैं जिसे ऑक्सीलेटर बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। हालांकि इसे हम आगे बताएंगे। 7 में इकाई अंक का 2 गुना हम घटाते हैं। ठीक है, और 13 के मैंने 7 और 13 के बच्चे बता चुके हैं। और 13 में जो होता है इकाई अंक के 4 गुना जोड़ देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा। अब 14 से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। 14 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाजित है तो वह संख्या जो होगी वह 14 से विभाज्य होगी। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वह जो संख्या रहेगी वह तो सम रहेगी। और 7 से जांच करने के लिए क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना बची हुई संख्याओं से घटा देंगे। इस प्रकार से हम 7 से विभाज्यता का नियम जांच करने पे बता देंगे कि दी गई संख्या 7 से डिवाइड है या फिर नहीं है। और 15 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आगे। जैसे 15 से विभाज्यता का नियम है, कोई संख्या जो 3 और 5 से विभाज्य हो वो संख्या 15 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम में कहता है कि अंकों के फल 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम में कहता है कि संख्या की इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो दी गई संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो इस बात को आपने नोटिस किया होगा कि 12 से विभाज्यता का नियम और 6 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम और इसके बाद 15 से विभाज्यता के नियम में हम संख्या और 14 से विभाज्यता का नियम, हम संख्याओं का ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं जिसका HCF 1 के बराबर हो। और उस गुणनखंडों से हम संख्या में विभाजित करते हैं। जैसे 6 था तो हम इसे 3 गुणे 2 के रूप में विभाजित किए। 3 और 2 का HCF 1 है, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से 12 को 4 गुणे 3 से विभाजित मैंने किया। और 15 के हम 3 गुणे 5 के रूप में विभाजित गुणनखंड किया। और इसके बाद 14 को हम 7 गुणे 2 के रूप में विभाजित किया, मतलब 7 और 2 से विभाजित किया, मतलब गुणनखंड किया। तो इन सभी में आप एक बात कॉमन देख रहे हैं कि गुणनखंड ऐसा किया गया है जिसका HCF 1 के बराबर हो। ठीक, गुणनखंडों का HCF लेंगे तो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। जैसे 3 और 2 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखना है। और बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया है
ठीक है। अगर जांच करना है कि दी गई संख्या जो है वो विभाजित है कि नहीं है, तो हम दी गई संख्या का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसका HCF 1 के बराबर 2 या 3 या 4 से अधिक भी गुणनखंड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आ जाता है 16 से विभाज्यता का नियम। इससे मैंने बताया था कि अंतिम के 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हैं तो दी गई संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। अब 17 से विभाज्यता का नियम मैंने अभी बताया था कि इसका ऑक्सीलेटर 5 है, यानी कि ऋणात्मक है। दी गई संख्या में से इकाई अंक का 5 गुना घटाने पर अगर दी हुई संख्या 17 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या जो 17 से विभाज्य हो जाएगा। 18 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए यहाँ पर 18 है ना, अब वही रूल लगाइए जो मैंने बताया था कि 18 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिसका HCF 1 के बराबर हो। तो क्या होगा? 9 दूना 18 होता है, यानी कि वह संख्या जो होगा 2 से पता चलता है सम होगा और अंकों का योगफल जो होगा 9 से विभाजित होगा। तो वही संख्या जो 18 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसमें कहा गया है यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तथा इकाई अंक सम हो या शून्य हो, यानी कि इकाई अंक 2 से डिवाइड हो तो वह संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद 19 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, आसान है। और 19 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं, इसका ऑक्सीलेटर 2 है। ठीक है, मतलब कि इकाई अंक के 2 गुना को जोड़ने पर, बची हुई संख्या में जोड़ने पर इस संख्या 19 से डिवाइड है तो पूरी संख्या जो होगी वो 19 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 361 है तो इकाई अंक 1 है, इकाई अंक का 2 गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा। इसमें से फिर बची हुई संख्या 36 में 2 ऐड कर दीजिए तो 38 हो जाएगा। क्या 38 19 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है। 19 दूना 38। तो अभी तक मैंने 2 से लेकर 19 तक विभाज्यता का नियम जाना है। देखिए इसके बाद हमारा आता है कि निम्न संख्या का गुणनखंडों का योगफल क्या है और गुणनखंडों की संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी टेट में आए हैं, तो किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में जिक्र करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमें संख्या दिया है, उस संख्या सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार का आएगा, a की पावर p, b की पावर q प्लस c की पावर r, जहाँ a b c क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं तथा p q r प्राकृतिक संख्याएं, यानी क्या? धनात्मक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो गुणनखंडों संख्या याद करने क्या करेंगे हम? सिर्फ घातों में एक ऐड करके आपस में गुणा कर लेंगे तो गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा। अगर गुणनखंडों का योगफल याद करना है, ये देखिए गुणनखंडों का योगफल आया है। अगर गुणनखंडों का योगफल में यह गुणनखंडों की संख्या आया है, अगर गुणनखंडों का योगफल याद करना है, मान लेते हैं ये जो n बराबर हमें आया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। तो गुणनखंडों का योगफल याद करने के लिए हम इससे जो है 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, जितना तक पावर वहाँ तक जाएंगे। ठीक, और बीच में प्लस लगाएंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यानी गुणा करना है। फिर आगे बढ़िए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो इस प्रकार से ये आपस में जोड़कर आपस में गुणा करने पर हमें जो है गुणनखंडों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से दो ही पॉइंट है कि गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योगफल से क्वेश्चन आए हैं, तो इससे आप देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे आने वाले पार्ट में कराने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास विभाज्यता का कुछ नियम होता है, उसे याद कर लेते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पर नियम नंबर 5 कहता है कि a की पावर n बटे में a-1 से भाग करें तो शेषफल हमेशा 1 होगा, जहाँ n एक सम है या फिर विषम है।
सम रहेगा तब भी 1 आएगा, विषम रहेगा तब भी 1 आएगा। एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे 3 की पावर 5 है, अगर इसमें से हम 2 से डिवाइड करें तो शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए ये जो घातांक रूप है, यहाँ 3 को आधार और 5 को घात बोलते हैं। तो आधार में से 1 कम कर दीजिए, यानी कि a-1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 पावर 5 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तो 5 है, मान लेते हैं, आपस में गुणा करके कैलकुलेट कर लेंगे, परंतु यहीं पर अगर 50 रहता, 101 रहता, कितना बड़े से बड़ी संख्या रहती, तो वहाँ पर हमेशा भाग करने पर 1 आएगा। ठीक, ये नियम क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नियम कहता है कि a की पावर n में a+1 से विभाजित करेंगे, जब n सम रहेगा तो 1 आएगा, अगर n विषम रहेगा तो a आ जाएगा। ठीक, जैसे में एग्जाम्पल देते हैं, 2 की पावर 10 में अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा बताइए। तो शेषफल जब n सम रहेगा तो 1 आ जाएगा, ये अगर विषम रहेगा 2 की पावर 11 बाई में 3 से विभाजित करते हैं तो यह जो है a आ जाएगा। a क्या है, a इस संख्या है, तो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, हम जानते हैं 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है 10 24। अब इसमें 3 से विभाजित करिए तो 3 3 9, 1 बचा, 3 चौको 12, फिर 3 1 3, तो यहाँ 4 है तो 1 बचा, एक रिमाइंडर आ गया। ठीक, यानी कि ये नियम सही है, मैंने यहाँ पे जांच भी कर ली। तो ये 3 पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। तो भाग के नियम और संख्या का मान। तो भाग के नियम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग प्लस शेषफल, सूत्र को याद रखिएगा, ये तो कक्षा 1 से पढ़ते ही जा रहे हैं, बाकी इसके द्वारा अन्य सूत्र को बना सकते हैं। अब जान लेते हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, जिसे वास्तविक मान बोलते हैं। तो स्थानीय मान जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो स्थानीय मान किसी संख्या में अंक के स्थान पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यह संख्या लिखा गया है 38 449 549 है। ठीक है, 449 लिख देते हैं। तो देखिए इसमें अगर हमें पूछा है कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान याद करने के लिए देखिए यह 1 प्लस है, यह 10 प्लस है, यह 100 प्लस है। तो प्लस से उसके जातीय मान यानी वास्तविक मान से गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणे 100 बराबर में 400 आ जाएगा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आप पढ़े होंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद जातीय मान को समझ लेते हैं। जातीय मान को वास्तविक मान के नाम से भी जाना जाता है। किसी संख्या में जिस अंक का जातीय मान याद करना होता है वही अंक होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर 3 5 2 7 है, इसमें 5 का जातीय मान याद करना है तो 5 ही होगा। ठीक है, जो दिख रहा है वही होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान वह अंक स्वयं ही होता है। ठीक, वह स्वयं अंक ही होता है। उस संख्या में अंक का जातीय मान या फिर वास्तविक मान। हमेशा इस पॉइंट को नोट करना है कि स्थानीय मान और जातीय मान किसी संख्या में अंक का याद करते हैं। ठीक, जैसे में 2 5 7 9 दिया है, तो हम किसी एक अंक का स्थानीय मान या फिर जातीय मान याद करेंगे, संख्या का नहीं याद करते हैं, एक अंक का याद करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होता है। देखिए पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या हमेशा ही प्राकृतिक संख्या में देखा जाता है। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और यह होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा अनंत तक। ठीक, तो मान लेते हैं हम एक अंक 3 लेते हैं
तो 3 के जो यहाँ पर राइट वाला भाग रहेगा यह इसे बाद वाली संख्या बोलते हैं, ठीक। कौन वाली? बाद वाले। इसे लेफ्ट वाली को हम पूर्व वाली संख्या बोलते हैं, ठीक। इसे याद रखिएगा। तो पूर्ववर्ती संख्या याद करना है, मतलब एक उस संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 हो जाएगा, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा एक घटाएंगे और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा एक जोड़ देंगे, ठीक। तो किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 99 लेते हैं, तो 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी बताइए? 98 हो जाएगा। एक घटा देंगे, इसमें एक सेपरेट कर देते हैं और अनुवर्ती संख्या में +1 कर देते हैं। और ध्यान देना है, जो अनुवर्ती संख्या है इसे हम लोग उत्तरवर्ती संख्या या फिर परवर्ती संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसे परवर्ती संख्या भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि 100 की परवर्ती संख्या क्या है, तो एक ऐड कर देना है, 111 हो जाए, 101 हो जाएगा, सॉरी। तो यह समझ में आया हुआ आप लोगों को कि अनुवर्ती संख्या किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या फिर परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है बताइए? 5 की अनुवर्ती संख्या में ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें ज्ञात करना है 50 का जो है, बताइए परवर्ती संख्या क्या होगा, या फिर उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती, तो एक ऐड कर दीजिए 50 में, तो क्या बन जाएगा? तो परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या, प्रेडेसेसर और सक्सेसर नंबर को याद रखिएगा। एग्जाम में बहुविकल्प में कुछ क्वेश्चन, एग्जाम में क्या होगा, बहुविकल्प टाइप में कुछ कथन आ जाएंगे। इस प्रकार दिया रहेगा कि 50 की अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो ऑप्शन बनाया रहेगा, तो उस प्रकार क्लिक करना रहेगा। अगर आपको पता है तो आसानी से कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है लस एवं मस, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे एलसीएम बोलते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 2, 4 और मैंने 3 ले लिया, ठीक। तो इसका अगर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर यह 12 हो जाएगा, ठीक। 12 वह छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जा रही है। हालांकि 12 के अलावा भी संख्याएं जैसे 24 हो गया, 36 हो गया, ये सभी संख्याएं हैं, परंतु सबसे छोटी संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 से जो है विभाजित करेंगे, 12 को 6 बार जाएगा, 4 से करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 बार जाएगा। आया समझ में? तो एलसीएम समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। देखिए महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। लघुत्तम समापवर्तक विभाजित हो जाती है परंतु महत्तम समापवर्तक कर देती है, क्योंकि यह मल्टीपल होता है, यह फैक्टर होता है। ओके, तो जैसे हमारे पास दिया है एग्जाम्पल में 5 दिया, 15 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। 15 और 10, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक रहेगा यह क्या आ जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 आ जाएगी, ठीक, 5। हालांकि 1 भी विभाजित कर रही है परंतु 1 जो है सबसे छोटी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी जो संख्या रहेगी वही हमारा जो महत्तम समापवर्तक रहेगा। तो 5 से विभाजित करेंगे 15 से 3 बार जाएगा, 10 में विभाजित करेंगे 2 बार जाएगा। तो यह भी महत्तम समापवर्तक या
ध्यान देना है क्या होता है, हमेशा ये भी ध्यान देना है कि महत्तम समापवर्तक जो होता है ना, यह दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर या फिर उससे छोटा होता है, जबकि महत्तम समापवर्तक जो होता है सबसे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और मैंने ये जिक्र किया है कि गुणनखंडों की संख्या का नियम किस प्रकार से याद करते हैं। सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं और घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा कर लेते हैं, तो वही दी गई संख्या में गुणनखंडों की संख्या हो जाता है। अब एक नियम होता है कि दो संख्या का गुणनफल a गुणे b बराबर में होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ठीक, तो इस नियम को याद रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन आगे हम बताएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यह सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए अप्लाई होता है, तीन संख्याओं पर नहीं लगाना है। ओके, अब देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है भिन्नों का लस्य। तो भिन्नों का लस्य याद करने के लिए हम इसका सूत्र होता है भिन्नों का लस्य बराबर अंश का लस्य बटे में हर का मस्य है। अगर भिन्नों का मस्य याद करना है तो अंश का मस्य बटे में हर का मस्य याद करते हैं। इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जब भिन्नों का लस्य पूछा जाता है तो अंश में हमेशा लस्य रखना है, बाकी हर को मस्य में रख दीजिएगा। और भिन्नों की जब मस्य याद करें तो अंश में हमेशा मस्य याद रखिएगा और हर में लस्य रख दीजिएगा। बस इस एक ट्रिक याद करने का, काफ़ी आसान है। तो ये समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ रूल है जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। इस रूल के द्वारा एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ यूपी टेट ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में भी इस नियम से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ पर ही आधारित है। यहाँ पर देखिए पहला नियम कहता है कि इस नियम को याद रखिएगा। नियम नंबर 1, जब कोई संख्या ए बी सी से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल r बचता है। तो वह संख्या क्या होगी बताइए? तो वह संख्या k प्लस r होगा, जहाँ k ए बी सी का लघुत्तम समापवर्तक है। ओके, अब इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है? यह पहला रूल था, यह दूसरा रूल है। तो दूसरा रूल कहता है कि जब कोई संख्या ए बी सी द्वारा विभाजित की जाती है और शेषफल क्रमशः यहाँ पर तो r बचता था, यहाँ पर p क्यू r आता है, तो प्रत्येक स्थिति में तो वह संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे? हम भाजक और शेषफल का अंतर ले लेंगे और वह अंतर समान आएगा। ठीक, और हम ए बी सी का एलसीएम लेकर उस अंतर को घटा देंगे। ठीक है, तो वही हमारा जो संख्या हो जाएगा। आया समझ में? अगर हमें किसी संख्या में ए बी सी से भाग करने पर शेषफल क्रमशः है पी क्यू आर बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए भाजक और शेषफल का अंतर ज्ञात करेंगे और अंतर हमेशा समान आएगा, और ए बी सी का एलसीएम ज्ञात करके अंतर को घटा देंगे तो हमारे पास वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह रूल नंबर 2 याद रखिएगा। अब इसके बाद रूल नंबर 3 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी से को विभाजित करे, तो देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए ना तो एलसीएम के बारे में सोचना है, छोटी छोटी संख्या एलसीएम के बारे में सोचना है। तो नियम नंबर 3 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी से विभाजित करें तो समान शेषफल आए, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या हमारी ए बी सी का आपस में अंतर ज्ञात करके उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। नियम नंबर 4 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है, जो ए बी सी
को विभाजित करें तो PQR शेषफल क्रमशः PQR आए, तब वह संख्या क्या होगी? जब बड़ी से बड़ी संख्या का है और ABC से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः PQR आए, तो हमें हमेशा HCF ज्ञात करना है। और HCF ज्ञात करने के लिए हम भाजक और शेषफल का अंतर लेकर जो अंतर आया रहेगा उसका HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 7 और रूल नंबर 5 लगभग में समान है, जबकि यहाँ पर हम LCM ज्ञात करेंगे और यहाँ पर HCF, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो नियम नंबर 8 हमारा है कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे PQR से भाग करने पर कुछ भी शेष न रहे, तो वह संख्या होगी। वह संख्या होगी क्या? देखिए, वह संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद PQR का LCM ज्ञात करेंगे। PQR का LCM ज्ञात करने के बाद LCM से n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारी संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस नियम को याद रखिएगा। तो अभी तक मैंने 5 नियम बताया है LCM और HCF संबंधित। इस पर कई सवाल आए भी हैं एग्जाम में और आएंगे भी। इस नियम संबंधित क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। ठीक, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम दशमलव भिन्न और दशमलव के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो भिन्नों के बारे में मैंने जिक्र किया था। ठीक है, तो जैसे साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को हमेशा हम P/Q के रूप में लिखते हैं। हम लोग पीछे भिन्न और परिमेय संख्या के बारे में जिक्र किया है, क्या अंतर होता है। तो क्या होता है इसमें, साधारण भिन्न में हमेशा जो अंश होता है इस ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। ठीक है, और अंश जो होता है ये हमेशा छोटा होता है और हर बड़ा होता है, जैसे 1/2, यह साधारण भिन्न के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद होता है व्युत्क्रम भिन्न। कोई भिन्न दिया है, इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं, मतलब अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं, तो उस संख्या का व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। तो इसका व्युत्क्रम भिन्न 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है मिश्र भिन्न। क्या होता है, जब भिन्न को हम पूर्णांक और अपूर्णांक रूप में लिखते हैं तो उसे मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है हमारा 1 से 1/2, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, और इसे हमें जो है हल करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर हर है इसका गुणा आगे करते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। तो 2 का नाम 2, अंश एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3/2। जब यहाँ पर अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। कौन सी भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न। और जब हर छोटा होता है, इसमें 1/2 बताया साधारण भिन्न, इसी को हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक, कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। तो चलिए आप लोगों को भिन्नों का प्रकार समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार। तो इसके बारे में मैंने पीछे जिक्र किया है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। भिन्नों पर संक्रियाएं, भिन्नों का योग, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सभी तो आपको आ ही रहा है। जब भिन्नों का हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, अन्यथा LCM लेकर हल करते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये कक्षा 4-5 का सिलेबस है। अगर यही नहीं आ रहा है तो आगे क्वेश्चन हल करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए एक नियम आता है, एक ट्रिक है कि किसी संख्या के दशमलव के 2 स्थान तक कैसे वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, यह हमेशा सिर्फ दशमलव के 2 स्थानों तक ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जैसे हमें कोई संख्या दिया है, इसका √n + -n,
जहाँ n पूर्ण वर्ग है और n जो है स्मॉल n है लेस देन है कैपिटल N के। कैपिटल N पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N प्लस माइनस स्मॉल n बटे में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N लिखते हैं। ठीक है, तो इससे ट्रिक को याद रखिएगा। जैसे में एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हमारे पास 152 संख्या है, अगर हमें इसका वर्गमूल याद करना है तो 152 को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे प्लस या माइनस में, जिसमें एक संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम जानते हैं 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 प्लस 8 के रूप में लिख देंगे। तो ऊपर नियम लगाएंगे कि ये जो कैपिटल N हो जाएगा ये स्मॉल n हो जाएगा। तो यहाँ पर रूल में लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस स्मॉल n 8 है, तो यहाँ पर 8 बटे 2 टाइम्स 144 हो जाएगा। हल करेंगे तो 12.33 आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है ट्रिक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है बोडमास रूल। तो बोडमास रूल के द्वारा हम कोई हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, उसमें अगर कोष्टक है और जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो उसे किस प्रकार से हल करते हैं यह हमें बोडमास रूल बताता है। ठीक है, तो बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले तो हम कोष्टक को हल करेंगे, ठीक, फिर इसके बाद का को हल करेंगे, फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वी से वेन कॉलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, या से सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो यही बोडमास रूल कहता है। देखिए कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, जिसे लाइन या बार ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, जिसे सर्कुलर या फिर सिंपल या फिर स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट के नाम जानते हैं। तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, जिसे मध्यम कोष्टक बोलते हैं। इसे कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस बोलते हैं। और चौथा होता है हमारे पास बड़ा ब्रैकेट, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन सभी जो ब्रैकेट है ना, इसका जो कोडिंग में बहुत यूज होता है। इसी पर ही कोडिंग डिजाइन किया गया है। अगर आप कोडिंग पढ़े होंगे तो इस देखिए इस ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या करेंगे। इस ब्रैकेट को हल करने के लिए सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर इसके बाद मंझला कोष्टक हल करेंगे, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, फिर इसके बाद का को हल करेंगे। अगर एक्सप्रेशन में का कहीं लिखा है आप उससे हल करेंगे, इसका मतलब होता है गुणा। ओके, फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके बाद एडिशन करेंगे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, इसे सोल्व करना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। तो ब्रैकेट तो इस एक्सप्रेशन में दिया ही नहीं है, तो ब्रैकेट को हमें छोड़ देना है। ब्रैकेट के बाद का को हल करना है, तो इससे हल करेंगे। और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 72 डिवाइड, तो ये आपस में कट जाएगा 9 गुणे 1/3 करेंगे तो यह 3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 डिवाइड 3। फिर इसके बाद यह तो सॉल्व हो गया, फिर प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2 है। अब फिर इसे हल करिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम भाग करते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक को 12 आ जाएगा, फिर प्लस 2/3। अब गुणा खोल करिए, गुणा खोल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। यह है 2, अंश को जोड़ेंगे 3, 3/2। ये देखिए 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। अब इसके बाद 24 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 25। 25 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में।
सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर का के हल करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ओके, हाँ तो समझ में आया। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, बट मार्क्स को समझाने के लिए मैं इसका एक क्वेश्चन लिया हूँ जो यूपी टेट में आया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको ब्रैकेट खोल करना है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा बताइए। 9 7 16 हो जाएगा। फिर डिवाइड में 4 दिया है, फिर गुणे में 5 दिया है, यही दिया है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे। इसमें हमें भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 16 भागे 4 गुणे 5 था, तो इसमें भाग करना है। 4 चौक को 16 हो जाएगा, ठीक। तो 4 चला जाएगा, ये 5 है, आपस में गुणा कर लीजिए। तो 4 पचे 20, तो हमारा 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। देखिए यहाँ पर हर 30 दिया है, ठीक, और सभी का हर 30 बनाया जा सकता है। यानी कि हमें अगर इसी का हर 30 बना ले तो तुलना किया जा सकता है, आसानी से तुलना किया जा सकता है। तो 30 बनाने के लिए ऊपर 6 से गुणा कर लीजिए। तो 6 त्रिक 18, ये 18/30 हो जाएगा, ठीक। इसका एक्सप्रेशन इससे ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 24/30। अब देखिए यहाँ पर 18/30 और 24/30 में के बीच कौन कौन सा एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पर 16/19/30 है। यहाँ पर देखिए 16/30 नहीं है, क्योंकि यहाँ 18/30 है, यह नहीं है। और यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो यह 30 हो जाएगा, ये 21/30 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 18 और 24 के बीच में है, तो यानी कि ये भी है। ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 20/30 हो जाएगा, यानी कि 20/30, यानी कि ये भी है। यानी जो हमारा डी ऑप्शन है यही नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन हल करने के लिए सिर्फ एक ही तुलना किया जाता है, और तुलना ज्ञात करने के लिए हमेशा अंश को या फिर हर को बराबर किया जाता है। यहाँ पर हर बराबर करना आसान था, तो मैंने हर को बराबर किया है, ठीक है। देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और अगले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वह सभी हम प्रीवियस ईयर यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन का ही सोल्यूशन कराएंगे। तो पार्ट 2 में ज़रूर बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।